नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 20 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट जो आर्टिकल आपके सामने ही वो है लुक इन एंड आउट। इस आर्टिकल में देखो देवास और एंट्रिक्स के बीच की जो डील है उसको जब 2011 में टर्मिनेट किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बाद में क्या क्या रेपरकशंस या फिर हमें कहें कि क्या क्या अभी तक डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है, वो वीडियो देखना है जिसमें कल हमने एक्सप्लेन पेज पे पूरी डिटेल डिस्कस की थी। बस लास्ट में इसमें एक बार फिर से एक बार ओवरव्यू ले लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा ये मुद्दा है क्या। इसके अलावा हम दूसरा आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा द मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी। मोबाइल और रूम एसीज की अगर बात करें तो इनके प्रोडक्शन में हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो, या 5 सालों की बात की जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरिंग में और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो देखेंगे, साथ में क्या क्या चैलेंजेस है वो भी जानेंगे। एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो रहेगा यंग एंड जॉबलेस, कि भाई हमारे यहाँ पर यंग एनर्जी की कमी नहीं है पर बेरोज़गारी की भी कोई कमी नहीं है, तो बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छे सजेशंस दिए जा रहे हैं राइटर के द्वारा, वो जानेंगे। फिर इसके बाद में ये जो नीचे आर्टिकल है सैनिटेशन रियलिटी चेक, बोले स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में जो नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे किया गया राउंड 3 जो 2019-20 का जो डेटा आया, उसको अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से कंपेयर किया जाए तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हमें डिफरेंट मिलती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में एक बार थोड़ी नज़र डालेंगे। तो चलिए देखते हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, 3-4 आर्टिकल्स हैं, उनमें से 2 डिटेल में और 2 की समरी। फर्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल को लिखा है नीलेश शाह एंड पंकज टिब्रेवाल ने। देखो इनका ये कहना है इंडिया और चाइना अगर दोनों की इकोनॉमीज़ को हम कंपेयर करें तो 1983 में पर कैपिटा जीडीपी दोनों कंट्रीज़ की सेम हुआ करती थी, पर आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि 2022 में इंडिया में पर कैपिटा जीडीपी का चाइना की जो पर कैपिटा जीडीपी है लगभग 5 गुना हो चुकी है। मतलब हम जितना रुपया कमाते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा वहाँ पर रुपया बनाया जाता है। मतलब एक तरीके से अर्निंग्स बन रही है, या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो 5 गुना ज़्यादा होता है। इसके पीछे कारण है मैन्युफैक्चरिंग एक तो, और दूसरा एक्सपोर्ट, कि खुद से बनानी चीज़ों को और फिर उसको पूरी दुनिया में बेचना। इन दोनों चीज़ों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है चाइनीज़ इकोनॉमी के इस ग्रोथ में, और इसी की वजह से एक कंट्री लोअर पर कैपिटा जीडीपी से होकर के अब हायर पर कैपिटा जीडीपी में कंसिडर होने लग गया। इसमें देखो एक तो मोबाइल फ़ोन्स की बात करेंगे हम, और दूसरा सेगमेंट है वो है रूम एयर कंडीशनर, रूम एसीज। बोला इन 2 सेक्टर्स ने बहुत ही ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले किया है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में, रीसेंट टाइम्स में, इन दोनों सेक्टर्स पर हमने भी अच्छा ध्यान दिया है, और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे यहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन और आरएसी की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, और हम भी एक्सपोर्ट अब धीरे धीरे करना शुरू कर चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो हम हमेशा से पॉपुलेशन वाइज कभी पीछे नहीं रहे हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन रही है हमारे यहाँ पे। तो 2014 में हमारा मोबाइल फ़ोन का अगर कंजम्पशन देखें तो वो कोई कम नहीं था, हम कंज्यूमर बेस हमारा अच्छा खासा रहा है। 2014-15 की अगर बात करें हमारा मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कितना था, $8 बिलियन को भी एक्सीड कर चुका था। मतलब $8 बिलियन से ज़्यादा का हम मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किया करते थे। उस टाइम पर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट था वो भी इतना ज़्यादा होने लग गया था कि ये लग रहा था कि कहीं हम ऑयल जितना इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल तो एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हम खुद से तो बना नहीं सकते, वो तो प्रकृति ने दे रखा है तो दे रखा है, नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा। तो पर ये था कि ऑयल इंपोर्ट को भी कहीं हम एक्सीड ना कर दें, मोबाइल इंपोर्ट इतना ज़्यादा होने लग गया था। आपको ये तो ध्यान होगा ना कि हमारी जितनी जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो क्रूड ऑयल होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसका हमारा 85% तो हम इंपोर्ट करते हैं, केवल हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो केवल 15% ही है। तो ऐसे में ऑयल इंपोर्ट को भी एक्सीड करने वाले थे। 2014-15 का टाइम तो ऐसा आ गया था। फिर बाद में सरकार ने सही कदम लिए, जिनमें सबसे पहला कदम तो था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% ऑटोमेटिक रूट से अलाउ कर दिया कि भाई आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोलैबोरेशन करो कंपनीज के साथ में, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करो और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करो।
साथ में दूसरा काम क्या किया कि सेलेक्टेड एरियाज फिक्स किए गए सरकार के द्वारा और उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि भाई इन चीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर खुद के जो प्रोडक्ट हैं वो राइज हों। वैसे तो ये WTO के अगेंस्ट में जाता है, पर कुछ और कंसर्न शो करते हुए किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको एक और बूस्ट मिला। फिर PMP जैसी स्कीम्स जिसमें फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बूस्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए गए, EMC दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं, उनको प्रमोट किया गया। और रिसेंटली आपको पता है PLI जैसी स्कीम्स जो इंप्लीमेंट हो रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि हमारे यहाँ पर आओ प्रोडक्शन करो, सरकार आपको बेनिफिट्स देगी। और इसी लाइन में अभी मेती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा DLI जैसी स्कीम्स पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें कि डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दैट मीन्स जिस भी कंपनी का डिज़ाइन अच्छा होगा, जिसमें इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उन कंपनीज को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा सरकार के द्वारा। तो ये स्कीम्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में। तो देखो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, ऐसी बात भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में सक्सेस मिली है, तो बहुत लाखों जॉब्स भी मिली है। तो आज हम नेट इंपोर्टर जो हुआ करते थे पहले 2014 में, जैसे हमने देखा कि $8 बिलियन से भी ज़्यादा का इंपोर्ट करना शुरू कर चुके थे, आज हम उससे इंपोर्टर की बजाय नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, आज मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे यहाँ पर 2013-14 में लगभग 0.27 ट्रिलियन रुपीस का ही प्रोडक्शन होता था, जो कि बढ़कर के अब कितना हो गया 2.2 ट्रिलियन रुपीस का 2020-21 में। सैमसंग जो कि वर्ल्ड की बड़ी लार्जेस्ट मतलब बड़ी मोबाइल हैंडसेट प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं, कंपनी है उनमें से इस कंपनी ने वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट मोबाइल लोकेशन, जो लार्जेस्ट लोकेशन मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो यूपी में नोएडा में लॉन्च किया। अभी पिछले साल की बात है ये, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आज हम केवल चाइना के पीछे ही हैं, बाकी साउथ कोरिया और US को भी हमने सरपास कर दिया, क्रॉस कर दिया, और आज हम वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ग्लोबली अगर मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए तो। अब देखो बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हमने कर ली तो सवाल ये आता है कि दूसरा जो इंजन है ग्रोथ का, दैट इज़ एक्सपोर्ट। हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इसके अलावा वैल्यू एडिशन होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, कोई प्रोडक्ट अगर हमारे यहाँ पर एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो और वो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुँचे, कंज्यूमर भी कौन सा, इंटरनेशनल कंज्यूमर, तो उसके बीच में उसमें जो भी पैकेजिंग है, उसकी फिनिशिंग है, वो सारी चीज़ें जब ऐड होती चली जाती है तो उसमें क्या होगा, बीच बीच में कुछ और लोगों को भी रोजगार मिलता चला जाएगा। तो वैल्यू एडिशन से भी फ़ायदा होता है जब हम एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि और ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। आज अगर हम देखें, हमारा जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट है वो मेनली अभी फोकस्ड है लो फीचर लिमिटेड, हमारा मतलब मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट है ना, वो अभी फीचर फ़ोन या फिर लो वैल्यू स्मार्टफोन पर ही कन्फाइंड है। मतलब अभी हम हाई वैल्यू स्मार्टफोन्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं या उस पर हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, पर एक बार कम से कम फीचर फ़ोन और ये तो प्रोड्यूस होने लगे, ये भी एक अच्छी बात है। इंडिया को अभी अपना टारगेट ये करना है कि कैसे भी करके हमें अभी जो करंट जो एक्सपोर्ट है हमारा लगभग $4 बिलियन का, उसको और ज़्यादा राइज किया जाए। चाइना लगभग $200 बिलियन के स्मार्टफोन्स या टोटल जो फ़ोन है ना उनको एक्सपोर्ट करता है, इतनी वैल्यू के फ़ोन्स एक्सपोर्ट करता है। वियतनाम $60 बिलियन का, जबकि हम तो 4 बिलियन ही कर रहे हैं, तो और ज़्यादा स्कोप है अभी मार्केट में। इसके लिए देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, टारगेट क्या है कि भाई कैसे भी करके सभी तरीके की जो मोबाइल फ़ोन कैटेगरीज हैं उनको आने वाले सालों में 5 सालों में लगभग 410 बिलियन रुपीस का अलोकेशन या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो। इससे क्या है कि जो इंटरनेशनली बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं जैसे कि फॉक्सकॉन, सैमसंग, विस्ट्रॉन, या फिर डोमेस्टिक कंपनीज की बात करें जैसे कि डिक्सॉन, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और जो कि वाकई में एक प्रॉमिसिंग कदम दिख रहा है कि हाँ वाकई में हम भी अब स्मार्टफोन की जो जो कहते हैं ना कि ज़्यादा वैल्यू के स्मार्टफोन्स को प्रोड्यूस करने में अब हम पीछे नहीं रहेंगे। फिर बात आ जाती है कि मोबाइल फ़ोन्स जब बनाए जाते हैं तो उसमें जो वैल्यू एडिशन की बात करें तो चाइना में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है ना मोबाइल की, उसके बाद में लगभग
जो टोटल प्राइस होती है उस मोबाइल की, उसका लगभग 40% तक वो वहाँ पर आप देखो वैल्यू एडिशन किया हुआ रहता है। हमारे यहाँ पर कितना है वैल्यू एडिशन? केवल 15 to 20%। तो कितना स्कोप है, हम और कितना राइज कर सकते हैं। इसके लिए देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की या सेमीकंडक्टर्स की, वो हमें प्रमोट करनी होगी। और उसके लिए स्कीम है, जैसे स्पेक्स है, स्पेक्स बोले जा रहा है कि स्कीम जिसके अंडर में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को प्रोड्यूस करवाने की अलाउ करना। और इसी के अंडर में कहीं ना कहीं पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और दूसरी आपको पता है डीएलआई, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इंडिया को बनाना, ये भी गवर्नमेंट का प्राइम टारगेट अभी बना हुआ है। आज अगर देखें तो चाहे मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले हो या फिर कैमरा के मॉड्यूल्स हो, कैमरा बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट छोटे मोटे चाहिए वो, बैटरी प्रोडक्शन हो, चार्जर बनाने हो, जो सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी, दैट मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जब भी आप मोबाइल को किसी को देखते हो तो एक ऐसा एक चिप सी निकलती है, एक प्लेट सी निकलती है, जिस पे यूँ लाइनें बनी रहती है, सर्किट कैपेसिटर, ये छोटे मोटे ट्रांजिस्टर और ये लगे रहते हैं। खैर आजकल तो चिप्स पे काम होता है सारा, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनकी जो फैब्रिकेशन है वो, बोले ये सारी फैसिलिटीज़ हमें इंडिया में डेवलप करनी है, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर अभी इंडिया काम कर रहा है। तो जिस तरीके से चाइना में वैल्यू एडिशन होता है ना, लगभग 40% तक टोटल वैल्यू का, उसी तरीके से हम जब वैल्यू एडिशन कर देंगे तो इसका फ़ायदा हमें और भी ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा हमें ज़रूरत है कि फैब्रिकेशन प्लांट्स पर हम फोकस करें, क्योंकि आजकल सारा काम सेमीकंडक्टर चिप्स पे होता है। आपको पता है अभी रिसेंट ही सेमीकंडक्टर चिप्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने लग गई थी, है ना। तो सेमीकंडक्टर चिप्स कोई स्मार्टफोन ही नहीं, इसके लिए आज आप देख सकते हो ऑटोमेशन की हम बात करते हैं। अभी जैसे स्विट्जरलैंड में डेवोस समिट हुई है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें फोकस किस पे चल रहा है भाई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, जिसमें फोकस किस पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में हमारे यहाँ पर भी उसी लाइन में अगर हमें कंटिन्यू करना है तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को हमें कवर अप करना है, और फिर बाद में एक ऐसी फैसिलिटी तैयार कर दो जिससे कि वर्टिकल इंटीग्रेशन हो। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को एक एक करते असेंबल करते जाओ, वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, और अल्टीमेटली एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर हो गया, और अब उसको एक्सपोर्ट कर दो तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। इसके लिए हम ताइवान जैसे कंट्रीज़ के साथ अच्छा कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कारण कि ताइवान जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर है। आपने कभी नोटिस किया हो तो ताइवान का बहुत ही नाम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये तो हो गया मोबाइल सेगमेंट। अब आ जाओ रूम एसी की बात करेंगे। अब रूम एसी भी इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हम आरएसीज की बात करें तो लगभग 41 बिलियन रुपीस का आरएसी 2017-18 में इंपोर्ट किया करते थे। फिर सरकार ने फोकस किया कि ये तो काम ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, तो पीएमपी स्कीम, जिसमें कि प्रॉम्प्टेड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना था, और रिजल्ट ये रहा कि सबसे पहले तो हमने जो रेफ्रिजरेंट फिल्ड एसीज आते हैं, जिसमें आप फ्रीऑन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनकी बात करते हो, तो बोले इन एसीज पे सबसे पहले बैन किया कि भाई हमारे यहाँ पर इनको हम इंपोर्ट नहीं होने देंगे। दूसरा, जो आरएसी की जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो हमने राइज की, ठीक है, मतलब कैसे भी करके इंपोर्ट को रिड्यूस किया। और फिर साथ साथ में इंपोर्ट रिड्यूस करने के साथ में पीएलआई जैसी स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स थी, उनको अलाउ किया। और रिजल्ट क्या रहा कि हमारे यहाँ पर अब मैन्युफैक्चरिंग राइज हो गई। 2017-18 में आरएसी इंपोर्ट जो है वो 2021-22 में आते आते डिक्लाइन हो गया। 2017-18 में 56%, 2017-18 के कंपैरिजन में 2020-21 में अगर हम आरएसी के इंपोर्ट की बात करें तो उसमें टोटल डिक्लाइन लगभग 56% तक हो चुका है। अभी हम इंपोर्ट अभी भी लगभग 18 बिलियन रुपीस तक का इंपोर्ट करते हैं आरएसी का। इसका मतलब स्कोप और भी ज़्यादा है, अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आरएसीज की बात करें तो आज हम चाइना से इंडिया में इनकी प्रोडक्शन को लेकर के आए, या फिर जो भी हमारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो थाईलैंड से अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि कोई वहाँ पर हमारे साथ, हमारा क्या है, थाईलैंड के साथ में एक तरीके से चाइना का तो सीधी सी बात है, वहाँ से अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो चाइना तो वैसे भी फ्लड करना चाहता है हमारे मार्केट्स को, कारण कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सस्ती करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाता है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, और साथ में इंडिया जैसे मार्केट को फ्लड करना चाहते हैं जिससे कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो। तो अभी हम जो है आरएसी ज़्यादातर थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं,
ठीक है ना, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला कंट्री है, जिसके साथ में हमारे रिलेशंस जो है लेन देन के वो ठीक है। पर वही बात है कि चाइना की पकड़ थाईलैंड में अच्छी खासी है। ठीक है, आरसीईपी का आपने नाम सुना होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया लगातार नेगोशिएट कर रहा था। पर चाइना की प्रेजेंस की वजह से इंडिया ने फिर बाद में मना कर दिया कि बोला यहाँ पर चाइना अपने प्रोडक्ट्स को फ्लड करवा देगा जो आसियान कंट्रीज है उनके थ्रू। दूसरा, हमने आरसीईपी को इसलिए मना किया था कि भाई जो डेयरी प्रोडक्ट है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यहाँ से, बोलो वो आकर के सस्ते में हमारे मार्केट को फ्लड कर देंगे, तो हमारे जो छोटे मंझले मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं बोलो उनको मार दोगे आप। तो इस तरीके से हमने प्रोटेक्ट किया हमारे फार्मर्स को। ठीक है, तो चाइना से शिफ्ट किया हमने आरएसी इंपोर्ट थाईलैंड की तरफ। अब देखो बात ऐसी है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये देखो इंसेंटिवाइज कर रही है कि जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं एसीज को प्रोड्यूस करने के लिए वो एक तो हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस हो सके। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि एसी में एक तो कंप्रेसर आता है, मोटर लगी रहती है पूरी, वही तो हवा को मतलब मेन कंप्रेस करता है हवा को। और कंप्रेस्ड एयर जो होती है, एयर या फिर जो भी कूलेंट मटीरियल होता है, रेफ्रिजरेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ये, तो उससे क्या होता है वो ठंडा होता है। इसके अलावा पीसीबीज की बात करो, पब्लिक जो ये पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, वो मोटर की बात कर लो, बोले ये हमारे यहाँ पर ही होने लग गया। आज हम अगर देखें तो आरएसीज के इंपोर्ट में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, और वैल्यू एडिशन भी हमारे यहाँ पर, एक तो आरएसी में इंपोर्ट में 79% डिक्लाइन हुआ है, उल्टा हमने वैल्यू एडिशन भी 60 to 80% की तरफ टारगेट कर लिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम बिलो ग्राउंड थे, अब बिलो ग्राउंड से भी ऊपर हाइट्स पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इसके आगे देखें तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होती आ रही है कि अगर हम एक जुडिशियस मिक्स ऑफ प्रोटेक्शन, दैट मीन्स सोच समझ करके हम इंपोर्ट पर कुछ ड्यूटी लगा दें, या फिर कोई भी फिनिश प्रोडक्ट अगर हमारे यहाँ पर आता है जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचा सके, उन पर सेलेक्टिवली अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें तो उसका फायदा होगा। दूसरा, जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, जिनको हम रोक रहे हैं अभी कि भाई हमारे यहाँ पर नुकसान हो रहा है उस चीज़ से, और उन्हीं चीज़ों को फिर हम डोमेस्टिकली इंसेंटिवाइज करें कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाए। इसके लिए पीएमपी पीएलआई स्कीम या फिर 100% एफडीआई अलाउ करना। तो इससे क्या हो गया, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग राइज हुई। इससे क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम प्रमोट हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गई, जॉब्स क्रिएट हुई। तीसरी, अब हम ट्रेड सरप्लस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यही तो बेनिफिट्स हमें अल्टीमेटली गेन करने हैं। तो आज हम मोबाइल फ़ोन और आरएसी की अगर बात करें, यहाँ पर इतना कुछ हमने अचीव किया है, तो सोचो अगर हम स्टील, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, टॉय, बल्क ड्रग, टेक्निकल टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स या मेडिकल डिवाइसेस, इनका प्रोडक्शन भी अगर हम लोकली करने लग जाएं, तो सोचो कितना आगे हम बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली हम जो डिमांड है हमारी, कारण कि जॉब की भी तो प्रॉब्लम है। आज अगर एग्रीकल्चर से कुछ लोग अगर स्विच करके जॉब लेने के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जॉब की, जिसकी कमी चल रही है। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें बूस्ट और करना चाहिए। फिर आगे राइटर बता रहे हैं, बोले 1980 के दशक में हमने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की जो बस थी वो मिस कर दी थी, पर अब हम इसको बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेंगे। पर एक चीज़ ध्यान रखें आप कि 1980 के दशक से अभी तक का अगर हमारी पूरी जर्नी देखी जाए ना, तो हम सॉफ्टवेयर में कोई पीछे नहीं रहे। आज हम वर्ल्ड के बैक ऑफिस की तरह कंसिडर होते हैं कि भाई आज अगर फ्रंट में कोई भी कंपनी कोई भी ऑपरेट हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब पे आप कुछ देख रहे हो, तो यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है, तो एडवर्टीजमेंट की जो क्रिएशन है वो इंडिया में ही हो रही है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमने अच्छा खासा हमारी पकड़ बनाई है सर्विस सेक्टर में, पर थोड़ा सा हमें अब मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काम करें या सर्विस सेक्टर की बात करें, यहाँ पर हाई स्किल्ड इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है। अब हाई स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो होता है कम और पैसे का काम होता है ज़्यादा, जबकि हमें ज़रूरत क्या है, हाईली लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलपमेंट, इसकी ज़रूरत है हमें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। ब्लू कॉलर जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो जैसे
चाइना प्लस वन जियोपॉलिटिकल सेगमेंट में हम चाइना प्लस वन बन गए कि हाँ चाइना लीड करेगा फिर इंडिया सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब था और है अभी। और इस तरह से अब अगर हम केवल असिस्टेंट की बजाय हम खुद एक लीडिंग सेक्टर के तौर पे काम करें जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो और सॉफ्टवेयर भी बने और दोनों फिर एक्सपोर्ट करें, तो सोचो कितना फ़ायदा होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे आसपास के देश चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर सवाल क्या है कि सबसे हमारे आसपास के जितने भी कंट्रीज है ना जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनसे बड़ा मार्केट हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम हमारे मार्केट का अगर एक तरीके से यूज़ करें ढंग से तो कितना फ़ायदा हो सकता है। चाहे फिर वो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्शन की बात करो, ऑटोमोबाइल की बात करो, मोबाइल्स की बात करो, आरएसी की बात करो, तो बोले इन पे तो हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं और सरकार इस तरफ अपनी विल भी शो कर रही है। तो ऐसे में ये देखो जर्नी इतनी आसान तो नहीं है, पर बेशक हमें चाइना वियतनाम इनसे अगर compete करना है तो इन पर काम करना ज़रूरी है, जो हमने अभी प्रीवियसली बात की है अलग अलग सेक्टर्स पे भी पोटेंशियल है। बेशक हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को तो करना ही है, पर साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करो, ग्लोबलाइजेशन का पूरा फ़ायदा उठाओ, इन्वेस्टमेंट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ, ठीक है ना। और लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको प्रमोशन देना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो, हम यहाँ पर आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो ऐसे में इंडिया जो है वो चाइना के कंपैरिजन में एक ऑल्टरनेट निकल के आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। ये बात ठीक है कि चाइना इस बात को लेकर के रिएक्ट डेफिनेटली करेगा, जैसे कि साइबर वॉरफेयर। तो उस चीज़ के लिए हमें ध्यान से चलना होगा, क्योंकि चाइना है साम दान दंड भेद, किसी भी तरीके से अपना जो है पकड़ वर्ल्ड मार्केट में वो डाउन नहीं होने देना चाहेगा। तो इसके लिए हमें एडिक्वेटली तैयार रहना है, ठीक है। ये है व्यूज़, आगे चलते हैं। अब आ जाओ यंग एंड जॉबलेस, आर्टिकल को लिखा है फिरोज वरुण गांधी। देखो इनका ये कहना है कि अगर जॉबलेसनेस की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो पिछले 4 महीनों में हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी चल रही है और वो रेट चल रही है 7.9%, जो कि अर्बन एरियाज़ में देखें तो और भी ज़्यादा है, दैट इज़ 9.3%। तो ये परिस्थितियां किस वजह से हैं? सबसे पहला कारण तो हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और दूसरा फिर पेंडेमिक ने हाल खराब कर दिए। अच्छा, ये हाल अगर हम पोल बाउंड, दैट मीन जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं उनमें से अगर यूपी की पर्टिकुलरली बात करें तो वहां पर लेबर फोर्स जो कि पिछले 5 सालों में 149.5 मिलियन से बढ़कर के 170.7 मिलियन की हो चुकी है, वहाँ पर भी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी का अगर आलम देखो तो यूपी में कुछ ऐसा है कि जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, दैट इज जो पॉपुलेशन एज हम कंसिडर करते हैं 15 से 59 साल, 15 टू 59 ईयर्स, इस एज में लगभग आप देखो टोटल जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो कितने हैं, केवल 38% हुआ करते थे पहले, जो कि डिक्लाइन करके 32.8% हो गए। इसका मतलब अगर 100 लोग अगर रोजगार लायक हैं, वो बात अलग है कि वो जो रोजगार करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो बात अलग है, पर रोजगार के काबिल हैं उनमें से केवल 32.8 लोग ही रोजगार पा रहे हैं यूपी में। ये डेटा शो करता है CMIE का। तो ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि सही में अभी परिस्थितियां क्या चल रही है बेरोजगारी की, ठीक है। अगर हम देखें 2016-17 में लगभग यहाँ पर देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना 15.66%, जो कि 28.26% 2021 तक पहुँच गई। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं, आप ये ध्यान रखना, यूथ की बात हो रही है पर्टिकुलरली यहाँ पे अभी, ठीक है ना, यंग एज की। तो सवाल क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। अब आप कंट्री लेवल पे ज़्यादा याद रखना, ये माइन्यूट डिटेल्स में इतना हमें जाना है नहीं, क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा है, पर काम वो डेटा हमें समझना ज़रूरी है। याद तो हमें गिनती का ऊपर वाला ही रखना है, ये ही ऊपर वाले पैराग्राफ का ही, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर करोगे तो दिमाग सर पकड़ लोगे कि कितना डेटा रटे, एक लिमिट होती है कि नहीं। तो अपनी सेलेक्टिविटी थोड़ी सी रखा करो भाई, चूजी बनो थोड़े, ठीक है। अब आ जाओ कि आज हम डेमोग्राफिक पोटेंशियल को कितना वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। डेमोग्राफिक पोटेंशियल देखो, जब जनसंख्या की अगर बात करें और उस जनसंख्या में अगर हम यंग एज में जो आते हैं लोग 15 से 59, जो कि
हमारी वर्किंग फोर्स में कंसिडर होते हैं, तो सवाल ये है, वर्क फोर्स में कंसिडर होते हैं, सवाल ये है कि इस उम्र के लोगों को अगर रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वाकई में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारे देश में यूथ बहुत है, पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है वो यूथ वाले सेगमेंट की है। 15 से कम के तो बच्चे हो जाते हैं, 59 से ज़्यादा के हो जाते हैं बूढ़े। अब बूढ़े और बच्चे दोनों लाइबिलिटी है, जबकि 15 से 59 वालों को कंसिडर किया जाता है एसेट, कि भाई ये इकोनॉमिकली अच्छा काम करेंगे। तो सवाल ये है कि अगर एक यंग एज इंडिविजुअल वो अगर बेरोजगारी में अगर फंसा रहेगा तो वो क्या करेगा मजबूरन? या तो वो सरकारी नौकरियों की तैयारी करता रहता है, दूसरी तरफ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर बाद में इनफॉर्मल सेक्टर में एक लेबर की तरह उसको मजबूरन काम करना पड़ता है। तो बोले ये क्या हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या हमारी जनसंख्या में जो यंग एज के लोग ज़्यादा हैं उनका बेनिफिट हमारी इकोनॉमी को या हमें पूरा ओवरऑल मिल रहा है? बोले नहीं। अगर हम पॉलिसी मेकर्स की बात करें तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो पॉपुलिज्म को लेकर के जो स्टेटमेंट देते ना, इतने फ्री में हम दो देंगे, लैपटॉप दे देंगे, साइकिल दे देंगे, जी दो कोई बात नहीं है, पर सवाल ये अगर थोड़ा सा जॉब क्रिएशन पर भी ध्यान दे लो तो शायद ज़्यादा फायदा होगा पूरे देश को। तो चैलेंज जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ में और ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है, कारण कि हमें ज़रूरत है 2023 से 2030 के बीच में लगभग 90 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करने की। कारण कि एक तो बहुत से बच्चे हैं वो ग्रेजुएट होकर के पास आउट हो रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन अगर आता है तो जहां पर दो आदमी मिलकर के काम करते हैं वहां पर एक बंदा काम कर ले तो एक बंदा तो बेरोजगार हो ही गया ना। तो अब वो क्या जाएगा, शहरों में आकर के रोजगार ढूंढने की कोशिश करेगा। तो सवाल क्या है कि ये हमें जॉब क्रिएट करनी होगी। ये डेटा आप लिख लेना, ये काम का है। इसके अलावा आज अगर देखें तो केवल शॉर्ट टर्म अगर पॉपुलिज्म के बेसिस पे अगर कहते हैं ना कि हाँ जी आपको ये मिल जाएगा, ये फैसिलिटी मिल जाएगी, तो इससे बोलो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कुछ नया या फिर लॉन्ग टर्म सोच करके करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज अगर हम बात करें स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, गिग इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ये लगातार राइज हो रहे हैं। गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट जॉब लेने आओ, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ या फिर जो टारगेट लिया हुआ है वो कंप्लीट हुआ, अब फिर आप फिर से बेरोजगार, नई रोजगार ढूंढो, नया जॉब ढूंढो। स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, एक इंडिविजुअल खुद से अपनी तरफ से कोई नया इनिशिएटिव ले, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करे, दो चार जने और मिल जाते हैं, फिर काम करना शुरू किया। तो सवाल ये है कि कहने को तो ये कहा जाता है कि स्टार्टअप्स की वजह से लगभग 53,000 जॉब्स रिकॉग्नाइज हुई है, ये जनरेट हुई है जुलाई 2021 तक, ये माना जाता है। पर सवाल ये है कि इन स्टार्टअप्स की वजह से जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ है जिसकी वजह से कितना नुकसान हो चुका है। सॉरी, यहां पर ये थोड़ा सा करेक्ट कर लो, स्टार्टअप्स अभी लगभग 53,000 है ना जुलाई 2021 तक, जिन्होंने लगभग 5.7 लाख जॉब क्रिएट की है। पर राइटर एक चीज बोल रहे हैं कि एक बार आप ध्यान दो तो स्टार्टअप्स ने अगर जॉब क्रिएट की है तो इनमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी तो हुआ है। इसका मतलब इन्होंने डेफिनेटली कुछ जॉब्स को डिस्ट्रॉय भी किया है। तो हम तो केवल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, नेट की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर जॉब्स की अगर बात करें तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे पीएसयूज या पीएसईज होती हैं, बोलो वहां पर 2017 में जॉब्स जितनी होती थी 31 मार्च 2017 में, उसके कितनी होती थी, लगभग 11.3 लाख एम्प्लॉयज काम किया करते थे, जो कि घटकर 2019 में कितने रह गए, 10.3 लाख। इसका मतलब सरकारी नौकरियों में भी कमी आ रही है। तो बोले ये चीजें क्या शो कर रही है, हमें और ज्यादा अलर्ट होकर के चलना पड़ेगा। इंडिया की अगर बात करें तो जितना कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम होना चाहिए उतना भी नहीं हो रहा, पर उसमें मजबूरन यंग एनर्जीज को फिर बाद में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके काम करना पड़ता है जहां पर कि उनकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। तो डिसअपॉइंटमेंट कंटिन्यू है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 40 से 42% तक आ गया, जो कि 2016 में कितना चल रहा था, 47.26%। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बची हुई जनता रोजगार ही नहीं पा रही है। इसका मतलब जो एलिजिबल इंडिविजुअल जिनकी उम्र है 15 से 59 साल, जो कि जॉब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते वो एक अलग बात है, पर वो क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि रोजगार ही अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं करना चाहते, फिर वो सरकारी नौकरी के चक्कर में चले जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो जॉब कितने लोगों को देती है,
100 जने अगर जॉब लेने के लिए निकलते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से केवल 14 जनों को जॉब मिलती है, जिनमें से 4 या 5% जॉब तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और बचे हुए 9% जॉब्स देती है केवल बची हुई जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो। तो सवाल क्या है, 86 इंडिविजुअल्स क्या करेंगे भाई अब? वो फिर बाद में या तो पहले तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहेंगे, फिर सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ तो फिर बाद में पागलों की तरह, फिर बेवकूफ़ों की तरह कहीं और काम करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जॉब क्रिएट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज वर्क फोर्स का अगर देखें तो लगभग 60% जो हिस्सा है वो जॉब ही नहीं करना, वो जॉब करना ही नहीं चाहता। सीधी सी बात है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 40% के लगभग चल रही है, तो भाई बची हुई जो वर्क फोर्स है वो कितनी रहेगी? 60% रह गई। वो जॉब के लिए ढूंढ ही नहीं रही है, मजबूर है भाई, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। फिर बाद में ऑप्शन निकलता है गाँवों की तरफ। अब रिसेंट आपको पता है कि रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला, लोग जो है वो शहरों से गाँवों की तरफ चले गए। तो इस केस में वहाँ पर जॉब कौन दे रहा है उनको? नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा जैसी स्कीम्स में उनको काम करना होता है। फिर वहाँ पर अभी 85.6 मिलियन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अप्रैल से अक्टूबर 2021 का डेटा ये कहता है लगभग 8.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं नरेगा में। तो ये चीज़ शो करती है डिस्ट्रेस का, ये डिस्ट्रेस की तरफ सिग्नल है सीधा। तो अब बात आ जाती है कि क्या करना चाहिए सरकार को। तो बात है सबसे पहली चीज तो कि पब्लिक एसेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाए। देखो, जब ह्यूमन 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 होता है तो वो जानवर के बराबर कंसिडर होता है, पर उसमें जब थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में ज्ञान आना शुरू हो जाता है तो वो ह्यूमन बीइंग आ जाता है, जब सेंसेस आ जाते हैं उसमें कि हाँ मुझे क्या करना सही है, क्या करना गलत है। फिर उसके बाद में अगर उस पर आपने इन्वेस्ट कर दिया, स्किल डेवलपमेंट कर दिया, तो फिर वो इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा, तो वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। तो स्किल्स प्रोवाइड करनी और पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है राइटर के द्वारा। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो भी कमियां हैं उनको हम रिजुवनेट कर पाएंगे। बेसिक पब्लिक सर्विसेज को क्रिएट करना होगा। इससे भी बहुत हद तक हम कह सकते हैं जॉब्स क्रिएट होंगी। देखो, पेंडेमिक से पहले की अगर परिस्थिति देखें तो हेल्थ वर्कर्स की जो है वो वैकेंसी थी थ्रू आउट इंडिया लगभग 2 लाख। फिर टीचर्स की बात करें तो 1 मिलियन के लगभग, मतलब 2 लाख मिलियन के लगभग हेल्थ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी। एक बार फिगर थोड़ा देखना पड़ेगा, 2 लाख मिलियन बहुत बड़ा हो गया है फिगर तो, है ना। खैर कोई नहीं, ये प्रिंट जो भी किया हुआ है इसको एक बार करेक्ट कर लेना, आप देख लेना एक बार कि हेल्थ वर्कर्स की कितनी वैकेंसीज अभी चल रही हैं। 1 मिलियन टीचर्स की वैकेंसी है, 1.17 मिलियन आंगनवाड़ी वर्कर्स की पोजीशन की वैकेंसी है। तो टोटल अगर देखें तो 25 लाख वैकेंसीज अभी चल रही है। सही है, तो ये क्या है यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट ही कर लेना भाई, ये 2.5 मिलियन बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप देख लो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि एक तो हेल्थ वर्कर्स, टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, ओवरऑल 2.5 लाख, 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख वैकेंसीज अभी चल रही हैं। अगर इनको काम किया जाए तो कितनी जॉब्स तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। पर वही चीज़ है, गफले ही ख़त्म नहीं होते हैं। वैकेंसी आ गई, 2-2 3-3 साल निकल गए। एक बंदे ने जिसने आज एग्ज़ाम दिया है वो 4-5 साल बाद में फिर वैकेंसी पोस्टिंग मिलती है, तब तक तो वो वैसे ही बूढ़ा हो जाता है, कुछ और इनोवेटिव कर ही नहीं सकता फिर वो, है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एम्स खोले जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या बोला जाता है सरकारों के द्वारा कि हमने इतने एम्स खोल दिए, इतनी आईआईटीज़ खोल दी। अरे भाई, आईआईटी एम्स खोलने से क्या होगा? रोजगार की व्यवस्था भी तो करो आप। फिर बाद में जो वर्कर हैं जो प्रॉपरली काम करना चाहते हैं, मजबूरन फिर उनको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना पड़ता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं सरकार के साथ में, उनको फिर बाद में कई सालों बाद में परमानेंट किया जाता है, तब तक वो उनकी उम्र बहुत हद तक निकल चुकी होती है। तो बोले कम से कम आप ऐसे भी करो ना तो 5.2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की जा सकती है, 50 लाख के लगभग। दूसरी, स्किल अपग्रेडेशन। जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स है उसको हमें अपग्रेड करना होगा। जिस तरीके से नरेगा काम कर रहा है एग्जैक्टली वैसा ही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी चलाने की ज़रूरत है। और जो यूथ है जो शहरों में है उनको स्किल सेट में अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इस स्कीम से भी आप देख सकते हो कि शहरों में जो लगभग 20 मिलियन
20 मिलियन मतलब हो गए 2 करोड़ के लगभग जो अर्बन कैजुअल वर्कर्स हैं उनको नौकरी मिल सकेगी। 100 दिनों के लिए आप अरेंजमेंट करो और डेली की 300 रुपये पर डे के हिसाब से आप प्रोविजन कर दो। कितना कितना कॉस्टिंग आ जाएगी? 1 लाख करोड़ रुपए एन्युअली। तो बोले ये काम आराम से कर सकते हो। इंडियन सिटीज में जो पुअर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं, उनको भी नरेगा जैसी स्कीम्स की ज़रूरत है। मतलब अर्बन पुअर्स को भी आप सपोर्ट प्रोवाइड करो और ऐसी स्कीम लानी ज़रूरी है। इसके अलावा राइटर बोल रहे हैं कि ग्रीन जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं, कि आज हम फोकस कर रहे हैं, जैसे ग्लासगो समिट हुई अभी COP26, उसमें आप टारगेट कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करना है, कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। बोलो उन टेक्नोलॉजीज को इंटरवीन करवा करके आप शहरों में भी पब्लिक सर्विसेज है इन्हीं पे बेसिस पे लेकर आ जाओ ना। जैसे वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, शहरों में होनी चाहिए, तो उसके लिए आप रोजगार बना सकते हो। इसमें जो म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं वो हर एक म्युनिसिपल काउंसिल नई भी नहीं करते हुए तो 650 जॉब्स क्रिएट कर सकती हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो काम करें, नगर पालिकाएं हैं वो काम करें, तो ऐसे में भी बहुत जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं शहरों में। ठीक है, फिर चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की बात करो, वाटर कंजर्वेशन की बात करो, ठीक है, एयर पोल्यूशन से संबंधित कितने इश्यूज आते रहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में कितना इन्वेस्टमेंट करवाना है, उसकी डिप्लॉयमेंट की बात कर लो शहरों में, इन पे काम किया जा सकता है। आज की परिस्थिति इतनी है बुरी, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम देखो आप, कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2021 में एक पियोन की वैकेंसी आई थी, 20 पियोन की, 20 पियोन्स की रिक्वायरमेंट थी वहां पे, और पता पड़ा 800 सिटीजन्स लाइन में लगे हुए थे, जिनमें बहुत सारे तो MBA थे, बहुत सारे एजुकेटेड इंडिविजुअल्स थे पियोन की जॉब के लिए। एग्जैक्टली वैसा ही बोला मैंने ग्वालियर में नोटिस किया, जहां पर जूनियर रोल्स के लिए 15 वैकेंसीज थी। ठीक है, जैसे ड्राइवर हो, वॉचमैन हो, उनके लिए, उसके लिए 11,000 लोग जो थे वो लाइन में लगे हुए थे, जिनके पास में MBA PhD जैसी क्वालिफिकेशन थी। तो सवाल क्या है कि एक बंदा बेरोजगारी के चलते तैयारी तो कर रहा है जज के एग्जाम की, पर मजबूरन उसको फिर बाद में पियोन या फिर ड्राइवर की जॉब के लिए भी देखना पड़ता है कि पता नहीं कल को ना मेरे को रोजगार ना मिले तो एक टापू तो मेरे लिए तैयार कर लूं बड़े सारे समंदर में, कहीं डूब ना जाऊं मैं। तो इंडियन सिटीज को एक मैग्नेट के तरीके से हम बना सकते हैं जहां पर जॉब क्रिएशन हो। ठीक है, इसके लिए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को हमें ठीक करना होगा। इसके लिए ऑप्शन ऑलरेडी ऊपर बता दिए हैं। MPs MLAs और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसके लिए सोच समझ करके काम करने की ज़रूरत है, और सरकारों को इस तरफ आंखें मूंदने की ज़रूरत नहीं है, आंखें खोल करके और रियलिटी को चेक करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। पता नहीं ये यूथ कब फिर बाद में इस यूथ को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। वही बात कश्मीर वाली बात आएगी फिर से, कि वहाँ के यूथ जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं। अगर उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए, जॉब मिल जाए, तो क्यों फिर वो मिलिटेंसी ज्वाइन करेंगे? ये बताओ, कौन नहीं चाहता शांति से जीना? हर कोई शांति से जीना चाहता है। ठीक है ना? तो ये फालतू में हम ये नहीं कहें कि हाँ बहुत ग्रेट है, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसकी बजाय ग्रेट करना होगा। ये चीज़ बताई जा रही है राइटर के द्वारा। अच्छे आर्टिकल्स थे दोनों, आगे देखते हैं। फिर देखो ये वाला जो आर्टिकल है सैनिटेशन रियलिटी चेक, इसमें आपको रीडिंग तो खुद को मारनी है। इसमें देखो डेटा कंपेयर किया जा रहा है, जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 जो कि 2019-20 का डेटा भी रिलीज हुआ है, उसको यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे राउंड 3, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में, ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें यहाँ पर कंपैरिजन मेन तो ये किया जा रहा है कि NARSS के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया में सैनिटेशन, ओपन डेफिकेशन फ्री होना, इसकी रेट 90% से भी ज़्यादा अचीव की जा चुकी है। जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से देखें तो ये लगभग चल रहा है 71.3%। तो बोला डेटा डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा है। और पहले तो ये डाउट था कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो एकदम एक वाइड पिक्चर शो नहीं करता, बट अब की बार जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 की जो डेटा रिलीज हुई है, उसमें आप देखो लगभग 6 लाख से ज़्यादा हाउस होल्ड्स के ऊपर सर्वे किया गया था। तो आप बोले इस डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में ये रियलिटी चेक है कि जो डेटा में गैप आ रहे हैं ना, वो गैप्स नहीं होने चाहिए। एक स्कीम है जिसका नाम, एक इंडिकेटर है जिससे ये चेक किया जाता है कि कहाँ पर कितना, जो हेल्थ वाइज हम देखें, वॉश दैट मीन्स
आप सैनिटेशन की बात करो, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी की बात करो, हाइजीन की बात करो, तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स की बात की जाती है, जो कि NARSS, दैट मीन्स जो नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे राउंड 3 हुआ, उसके बेसिस पे अगर देखें तो ये चेक किया जाता है कि हाँ, इंडिया के गाँवों में ओपन डेफिकेशन, जो खुले में शौच की जाती थी, उसमें रिडक्शन देखने को मिला है। गांव के लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत मिली है। इवन ये भी हमें पता है कि 2 अक्टूबर 2019 जो थी, वो स्वच्छ भारत मिशन की एक डेडलाइन थी, जिसमें ये था कि इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, ग्राम पंचायत, विलेज, सब हर जगह पर 100 मिलियन से ज़्यादा टॉयलेट्स क्रिएट किए जाएंगे और ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया कर दिया जाएगा। दैट मीन्स खुले में शौच की व्यवस्था है, खुले में कोई भी नहीं जाएगा शौच के लिए। ठीक है, अब वही चीज़ है कि यहाँ पर NFHS जो है वो काउंटर कर रहा है इसको पूरा, यही डेटा बताया जा रहा है। तो एक बार इस पे आप जरूर रीडिंग एक बार मार देना। दूसरा इधर जो आर्टिकल है, लुक इन एंड आउट डेवॉस एंट्रिक्स वाला जो मुद्दा है उसमें, तो इस आर्टिकल को मैंने कल डिस्कस कर लिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, आप वो वीडियो देख लेना। एक्सप्लेन पेज पे शुरू ही इसी आर्टिकल से होगा, ठीक है ना। तो ये 2005 का एग्रीमेंट था, पर सवाल क्या है कि एक तरफ तो हमने ये डेवॉस और एंट्रिक्स का एग्रीमेंट, एक तरफ हम केयर्न एनर्जी वाला, एक तरफ वोडाफोन का, ये तीनों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं। तो बोले एक तरफ तो हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक ग्रेट डेस्टिनेशन बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये डेस्टिनेशन के तौर पे इन्वेस्ट करने के लिए जो कंपनीज आती हैं, उनको हमें हमारे यहाँ पर आने के बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बोले इस तरीके से तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं कमी आने लग जाएगी। तो हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को थोड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी इंटरनेशनली कोई डिस्प्यूट आता है, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर कहीं से भी आता है, तो वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के थ्रू आता है। तो उस केस में अगर हम इंटरनेशनली कहीं पर कोई डिस्प्यूट में हमारी सरकार फंस जाए और फिर बाद में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए जाएं उनको हम अगर नहीं माने, तो फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, डिस्करेजिंग हो जाती है, डिसअपॉइंटिंग हो जाती है इन्वेस्ट करने वाले इंडिविजुअल्स के लिए। थोड़ा बोले समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि ये जो एंट्रिक्स और डेवॉस की ये जो डील थी, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी थे और साथ साथ में कुछ सिक्योरिटी को लेकर के इशू भी हाईलाइट हुए। तब जाकर के फिर बाद में अभी सरकार के द्वारा ये कहा गया, सरकार तो क्या, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो NCLT के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया हुआ है, जो डेवॉस मल्टीमीडिया है उसके एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए अप्रूवल दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले तो NCLT ने दिया, फिर NCLAT ने दिया और फिर उसके बाद में दे दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ये मुद्दा आपको तब अच्छे समझ में आ जाएगा जब आप एक्सप्लेन पेज अच्छे से देख लोगे। अगर आपने कल वाला देखा हुआ है तो आपकी ये चीज़ अभी तक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना। तो देखो इस डिस्कशन में जो भी काम की चीज़ें थी वो हमने देख ली है। थैंक यू वेरी मच।